हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 16 जिसमें हम हमारा चैप्टर 5 फिनिश करने वाले हैं। तो गाइस ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले हमारे तीनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप वो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद अब इस 4th पार्ट को देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी कि सौंपना, कुछ बांटना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि पावर को सौंपना। फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, कि जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को एक लिमिटेड अथॉरिटी असाइन करे तो उसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी दैट इज ट्रांसफर्ड बाय अ सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। अब हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के गाइज 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जिनमें फर्स्ट आता है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि पावर, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज और हर पोजीशन। कि एक सुपीरियर का, एक इंडिविजुअल का पर्सनल राइट कि जितनी उसके पास अथॉरिटी है, जितनी उसके पास पावर है, उस पावर के अकॉर्डिंग अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देना और उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना क्या कहलाता है अथॉरिटी। अथॉरिटी ऑलवेज मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, कि एक सुपीरियर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, फिर उससे कम होती है उसके एक सबॉर्डिनेट के पास, फिर उससे कम और लोअर लेवल वाले के पास। दैट्स वाई वी कॉल दैट अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। फिर सेकंड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। यानी कि जो एक सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को ड्यूटी असाइन की है, उस ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म करना विद प्रॉपर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये ऑब्लिगेशन होती है एक सबॉर्डिनेट की। यानी उसकी जिम्मेदारी है कि जो उसको टास्क मिला है उसको अच्छे से वो परफॉर्म करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट टू अ सुपीरियर, बिकॉज जिसको वर्क असाइन होता है वो होता है एक सबॉर्डिनेट, और हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है जिसको वर्क असाइन हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म करे, इसलिए एक सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हिज सुपीरियर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज अराइजेज फ्रॉम अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, क्योंकि हमेशा ही जहाँ पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा वहाँ पर सबॉर्डिनेट को टास्क असाइन किया जाएगा। और थर्ड आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, यानी कि आंसरेबिलिटी, कि अगर कोई गोल अचीव नहीं हुआ, अगर हमने टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व। तो ये थे हमारे डेलीगेशन के एलिमेंट्स। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, कि इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए डेलीगेशन, या अगर हम डेलीगेशन करें तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। जिसमें फर्स्ट आता है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव यानी कि अपने टास्क को करेक्ट वे में करना। अब गाइज हमें पता है कि एक मैनेजर सारा काम अकेले हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए वो डेलीगेट करे अथॉरिटी को, ये ज़रूरी है। तो जब वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट को, तो उससे क्या होगा कि जो डे टू डे टास्क हैं उनकी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करके जो क्रूशियल मैटर्स होते हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट कर पाएगा एक मैनेजर अच्छे से। तो उससे क्या होगा कि उन इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डेलीगेशन लीड्स टू इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। सेकंड आता है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं क्रिएट फ्यूचर और पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ फॉर हाई लेवल जॉब्स। ये इसलिए गाइज बिकॉज डेलीगेशन की हमने अथॉरिटी की, इससे क्या होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनमें वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगे जिनसे वो डिफ़िकल्ट टास्क को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। उनसे भी कुछ ना कुछ उन्हें सीख मिलेगी जिससे वो हैंडल कर पाएंगे इन डिफ़िकल्ट टास्क को भी फ्यूचर में। तो इससे क्या होगा कि उनके स्किल्स भी डेवलप होंगे। फिर थर्ड आता है हमारा कि मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को हमने अथॉरिटी डेलीगेट की, थोड़ी पावर उनको हमने दी, और साथ में ही हमने उस पावर के, उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हमने उन्हें जो न्यू जॉब प्रोवाइड की, उससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें भी पावर मिली, अब हमें भी एक न्यू जॉब मिला, जिससे वो क्या करेंगे कि और ज़्यादा एंथुजियाज़म से और अच्छी डेडिकेशन से अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे।
हमारा फोर्थ पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कब होती है और कैसे होती है? कि जब उसके अंदर ट्रेंड और स्किल्ड और हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपर्टीज़ वाले एम्प्लॉयज़, सबॉर्डिनेट्स जॉब को परफॉर्म करें, जो कि डेलीगेशन की हेल्प से होता है। अब एक सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट की अथॉरिटी और थोड़ा नया काम करने का उन्हें मौका मिला उन एम्प्लॉयज़ को। उससे क्या होगा कि उनमें उस वर्क को, उस टास्क को परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस और नॉलेज भी आएगा, जिससे और ज़्यादा वो ट्रेंड हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। जो ये 3 एलिमेंट्स है हमारे, अथॉरिटी डिफाइन करता है पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है ड्यूटीज़, और अकाउंटेबिलिटी ये डिफाइन करता है आंसरेबिलिटी, उत्तरदायित्व, कि कितना आंसरेबल है कौन सा एम्प्लॉई अगर ये गोल, ये टास्क अचीव ना हुआ, अच्छे से अगर ये परफॉर्म ना किया गया इस वर्क को, तो इससे क्या होगा कि सबको अपने रोल में, जो उनकी जॉब है, जो उनका वर्क है, उसमें अच्छे से क्लैरिटी है, तो उससे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आराम से वो कोऑर्डिनेट करके अपनी जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि उनकी अथॉरिटी कितनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कितनी उनकी लिमिटेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इससे उन्हें अपने वर्क में क्लैरिटी रहती है। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। जो डेलीगेशन है, अथॉरिटी को जो हम डेलीगेट करता है एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को, वो इस्टेब्लिश करता है मैनेजमेंट हायरार्की। बिकॉज कोई भी सेम लेवल के 2 एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते अथॉरिटी, बिकॉज उनकी अथॉरिटी ही या तो होगी नहीं, या अगर होगी तो बिल्कुल सिमिलर होगी। अगर अथॉरिटी को डेलीगेट करना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सुपीरियर ही अपने सबॉर्डिनेट को करता है, और वो ही कर सकता है। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो गाइज़, हमने सेकंड चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि कंसंट्रेशन और रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उन्हीं के हैंड्स में सारी पावर है, सारी अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की उन्हीं के हाथ में है, सारी पावर। और इसके ऑपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी through all the levels of management in all the departments except those which are the crucial matters and which need the attention of the top level management. Decentralization क्या है guys? अथॉरिटी का डेलीगेशन टिल द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन और सभी डिपार्टमेंट्स में, उन डिसीजंस को छोड़ के जो कि क्रूशियल मैटर्स से रिलेटेड हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो भी हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स का। बट मेन कंक्लूजन गाइज इसका ये है कि ना ही तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सभी एक्टिविटीज़ स्मूथली रन करें। अब हम करते हैं गाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट आता है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स और वी कैन से अमंग एम्प्लॉयज़। जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हमने देखा है कि लोअर लेवल तक डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी। कि जब इन लोअर लेवल मैनेजर्स को भी अथॉरिटी मिली डिसीज़न लेने की, तो उससे क्या होगा कि वो भी कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव के साथ डिसीज़न मेकिंग करेंगे। ये मोटिवेट करता है उन्हें, और इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका बूस्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन से। सेकंड आता है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। कि डिसेंट्रलाइजेशन में जो हमारे मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, उन्हें ये आर्ट सीखने को मिलती है जो कि है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की। ये अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इससे उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस भी बूस्टअप होता है, इंक्रीज़ होता है। फिर थर्ड आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक हो जाती है इसमें, बिकॉज इसमें कोई भी अप्रूवल या फिर रिक्वायर्ड, जो हमें पता है कि प्रोसीजरल डिलेज या फिर पेपर वर्क, इसकी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उनके पास भी अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, तो उससे वो क्विक हो जाती है। फोर्थ आता है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। कि टॉप लेवल मैनेजमेंट भी डिसेंट्रलाइज कर देता है अपनी अथॉरिटी को टिल द लोअर लेवल। उससे इनिशिएटिव तो
लोअर लेवल में आता ही है, साथ में टॉप लेवल को भी रिलीफ मिल जाता है, जिससे वो सिर्फ अपने जो थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल मैटर्स हम कह सकते हैं उन पे ध्यान देता है। फिफ्थ आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन से गाइज मोटिवेशन मिलता है मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स को भी कि वो अपना बेस्ट दें ऑर्गेनाइजेशन में। अब जब सब अपना बेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट गेनिंग, वो भी हमारी पीक पर चली जाएगी और जो हमारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, एफिशिएंसी आएगी, इफ़ेक्टिवनेस आएगी, जिससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगी। लास्ट पॉइंट आता है बेटर कंट्रोल, कि डिसेंट्रलाइजेशन से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं लोअर लेवल में, वो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। वो आराम से देख सकते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं सेट, उसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस हो रही है, हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। अगर उनके गोल्स अचीव नहीं हो रहे एज़ बाय स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किए हैं, तो उन्हें वो कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ मेजर्स से, कुछ जो उनके पास टेक्निक्स हों। ये पॉसिबल क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज उनके पास वो अथॉरिटी है। और ये गाइज बिल्कुल माइनर सा टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। गाइज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन वो होती है गाइज ज़रूरी, इसका जो नेचर है मैंडेटरी है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल सारा टास्क अकेले नहीं कर सकता, तो उसे बांटना तो पड़ेगा, थोड़ी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को देनी पड़ेगी। रही बात डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ये ऑप्शनल होती है, ये डिपेंड करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर। फिर सेकंड आता है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब डेलीगेशन में थोड़ा कम फ्रीडम मिलता है, बिकॉज थोड़ी बहुत अथॉरिटी ही जस्ट इमीडिएट सबऑर्डिनेट को असाइन की जाती है, तो इसलिए लेस फ्रीडम है उन्हें डिसीजन मेकिंग का, ज़्यादा फ्रीडम है सुपीरियर के पास। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें लोअर लेवल तक अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि लोअर लेवल मैनेजर्स को भी हाई फ्रीडम मिलता है, उनका फ्रीडम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेलीगेशन में। थर्ड आता है स्टेटस, कि इसमें क्या होता है, डेलीगेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम थोड़े टास्क और अथॉरिटी को शेयर कर सकें, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये रिज़ल्ट है, ये आउटकम है टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ का। जो डेलीगेशन का पर्पस है वो ये है कि वो रिड्यूस करे बर्डन अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट का, अपने मैनेजर्स का। और जो डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस है वो है कि ऑटोनॉमी और रोल को इंक्रीज़ किया जाए हमारे मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स का भी, और उनको मोटिवेट किया जाए, इनिशिएटिव डेवलप किया जाए अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स। और जो स्कोप है वो डेलीगेशन का हमेशा ही लिमिटेड रहता है, बिकॉज दो ही लोगों में पावर को शेयर किया जाता है। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन में देखें तो इसका स्कोप बहुत ही वाइड है, ये एक्सटेंशन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो पावर बहुत सारे लोगों में शेयर की जाती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में। तो गाइज़ ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।